हमारे शास्त्रों में जिस तरह से हमने पढ़ा और हमें बताया गया, आत्मा अजर और अमर है। लेकिन आपका एक रील देखा, उसमें आप बोल रहे हैं आत्मा अमर नहीं है। मैंने ये कहा ही नहीं होगा, मैंने ये कहूँगा आत्मा ही नहीं है। और जो लोग आत्मा को मानते हैं वो लोग मूर्ख हैं। निर्वाण के रास्ते पर हम बढ़ने की प्रयास करते हैं, तो उससे पहले जस्ट पहले जब हम साधारण जीवन में होते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा भाव उत्पन्न होता है कि हमें लगता है कि नहीं, हमको इस रास्ते पर जाना। आपके जीवन में वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट देखिए, है? मांस के कई सारे भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं। Okay. अगर आप मेरा पूछेंगे हम्म। तो मैं तो बस एक्सप्लोर करूँगा। आजकल जैसे हम लोग कोई भी डिसीजन लेना होता है, हम अपने आसपास के लोगों से ही पूछते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। क्या ये गलत है? आजकल तो चैट जीपीटी से लेते हैं। ओके। यहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड किया है चैट जीपीटी से पूछ के। सो खुद को कैसे कोई मजबूत करे कि अपने मन को कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। जो अपने खुद के डिसीजन की क्वालिटी सुधारना चाहता है, उसने सबसे पहले अपने आप को बहुशुद्ध बनाना चाहिए। सो आप कह रहे हैं कि जो लिव इन में और ओपनली कम्युनिकेट करके रह रहे हैं कि भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट झूठ बोलने तो कई गुना अच्छा ना। आज यहाँ पर है, एक ए पर्सन के साथ हैं, कल बी पर्सन के साथ है। ऐसा भी देखने को मिलता है, अमूमन देखने को मिलता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो गलत है, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो गलत है। आजकल हर जगह अध्यात्म ही चल रहा है, सोशल मीडिया से लेके और चीज़ों तक जो भी चल रहा है। नहीं चल रहा। अगर वो सही में चाहते आज की, तो सबसे पहले इस देश के लोगों में सभ्यता आती, सिविक सेंस आता। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को तलाश रहे हैं, तमाम संसाधन जुटा रहे हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तमाम तरीके ढूंढते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं जिससे कि हमें सुख मिल सके, और शायद हम उसी में शांति की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एट ऑफ द एंड हमारे पास वो शांति नहीं मिलती हमको। उस शांति की तलाश में हम लगातार खोजते रहते हैं इस दुनिया में बहुत सारा कुछ, लेकिन वो शून्य जो हमारे भीतर रह जाता है, उसको हम भर नहीं पाते। आपने तमाम पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज का ये जो दिलचस्प पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं, इसमें आज हम वो शून्य पर बात करेंगे कि आखिर इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें वो शांति क्यों नहीं मिलती, वो शून्य को हम क्यों नहीं भर पाते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के निरंतर प्रयास करने के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे हमें पहुंचना है, या जहां पर पहुंचने के लिए हम घर से निकले थे सोचकर। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है बौद्ध मॉन्क, जो कि आज हमको बताएंगे कि उस शून्य को हम कैसे भरें, कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हमारे जीवन में मेडिटेशन और बाकी चीजें काम करती हैं, कैसे हम आगे जीवन में अग्रसर हो सकते हैं और उस जो शांति को हम तलाश रहे हैं, तो उसको पा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं श्री शिवली जी, जो कि एक बौद्ध मॉन्क हैं। आज हम उनसे जीवन जीने का सार सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे बाकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचते रहे। तो बिना देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। श्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, और मुझे लगता है कि अब जिस पॉडकास्ट में मैं बैठा हुआ हूँ अभी, उससे पूरा करने के बाद, क्योंकि लोगों तक बाद में पहुँचेगा, पहले मुझ तक पहुँचेंगी वो बातें, जी। और शायद मैं बहुत बेहतर हो जाऊँगा इस पॉडकास्ट के बाद। वैसे आपके हाथों की घड़ी बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी बेहतर हैं। ओके, थैंक यू। जो आपने पहनी है घड़ी उसके ओह! वैसे कौन-सी है? इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं मतलब ऑफ हम कैमरा। जाओ, शांति तो पता नहीं पर सुखी ज़रूर है ये। थैंक यू सो मच। सो आप जैसे महाराष्ट्र में आप रहते हैं, और आप दिल्ली में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मौसम वहाँ से और यहाँ का? वहाँ का और यहाँ का मौसम। यहाँ का मौसम व्यस्त ज़्यादा रहता है। तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ते यहाँ के लोग ज़्यादा दौड़ रहे हैं मुझे लगता है, और वहाँ के लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे दौड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आज के समय में पीछे छूट जाने का डर तो सभी को रहता ही है। राइट।
अगर ये चाय में जल्दी नहीं पिया ठंडी हो जाएंगी तो चाय करेक्ट, का मजा भी नहीं आएगा। तो करेक्ट। वैसे डर और कई सारे होते हैं। ओके, तो भागना सही है जिस तरह से हम लोग भाग रहे हैं। स्वाद किस चीज़ का लेना है वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना। हुँ, कुछ चीज़ें गर्म ही अच्छी लगती है, हुँ, ठंडे होने पर उसे खाने में मज़ा नहीं आता है। करेक्ट। सच ज़िंदगी में बात वैसी ही होती है। पर जिसको गर्म खाना चाहते हैं, ये बात याद रखना कि वो जीभ जलाएँगा ही जलाएँगा। हुँ, और मतलब अब सवाल ये आता है हुँ, कि इसे खाना उतना ज़रूरी है क्या? कि इसके रिप्लेस में कुछ और भी हम खा सकते हैं? हुँ, वैसे ज़िंदगी के सारे डिज़ायर्स होते हैं। करेक्ट। रिप्लेसमेंट में बा आपके पास ऑप्शन क्या है? इसका पता होना सबसे सेफ लाइफ़ जीना होता है। राइट। कि हाँ, आखिर में हम इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं, हुँ, पर रिप्लेस में उसकी क्या अच्छा है देखना चाहिए। ओके, प्रायोरिटी क्या रखना चाहते हैं हम जीवन में? इच्छाएँ हमेशा व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी होती चाहिए। ओके। अगर वो पूरी करना चाहता है तो उसके लिए प्रायोरिटी होंगी। हुँ, बस देखना है कि इसके साइमल्टेनियसली भी कोई दूसरी इच्छा हो सकती है क्या, जो कम एफर्ट्स में, कम टेंशन लिए बिना पूरी की जा सकती है। क्योंकि अगर गरम खाना चाहूँ तो जीभ जलेंगी ही जलेंगी। राइट। ओके। सो मैं मेरा सबसे पहला सवाल मेरे अंदर बहुत सारी जिज्ञासा थी कि सबसे पहले मैं ये जानूँ कि जब हम एक मोंक के रास्ते पर बढ़ते हैं आगे, निर्वाण के रास्ते पर हम बढ़ने की प्रयास करते हैं, तो उससे पहले जस्ट पहले जब हम साधारण जीवन में होते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा कौन-सा भाव उत्पन्न होता है कि हमें लगता है कि नहीं, हमको इस रास्ते पे जाना है। आपके जीवन में वो कौन-सा एक टर्निंग पॉइंट देखिए, आया था? मांस के कई सारे भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं। ओके। अगर आप मेरा पूछेंगे, हुँ, तो मैं तो बस एक्सप्लोर करने आया था। ओके, लाइफ़ का एक न्यू एस्पेक्ट देखने के लिए आया था मैं यहाँ पे। जानना था कि इस तरीके से ज़िंदगी किस तरीके होती है। ओके। तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा हो, जब लगा हो आपको कि नहीं मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है? कोई ऐसी घटना हुई हो? कैसा है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में सुख चल रहा है, तब तक व्यक्ति इतना सोचना पसंद नहीं करता कि ये रास्ता ठीक है या नहीं। हुँ, जब व्याकुलता आती है, जब परेशानी आती है, तभी व्यक्ति रिग्रेट करता है। पर बुद्धिज़्म सिखाता है रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है। और रिग्रेट के लिए बुद्धिज़्म है ही नहीं। एक तो डिसीज़न लो या फिर इस समय को बीत जाने दो। रिग्रेट तब नहीं होगा। ओके, रिग्रेट सिर्फ़ समय के कारण हो रहा है, डिसीज़न के कारण नहीं। ओके। क्योंकि एक कविता बड़ी प्यारी है, हुँ, रोड नॉट टेकन। हुँ। पढ़ा होगा आपने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेरे ख़्याल से। राइट। बड़ा प्यारा उसका भावार्थ है कि जब किसी जगह से आप जा रहे हो और आप पे टर्न आता है, जहाँ पे 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना होता है हुँ, और वो व्यक्ति किसी एक रास्ते को चूज़ करता है। उस रास्ते पे चलते-चलते उसके दिमाग में ये बात आती है कि काश मैंने वो रास्ता चूज़ किया रहता दूसरा वाला। हुँ, पर अगर दूसरे रास्ते पे चला जाता तो तब भी उसके मन में विचार आता कि काश मैंने वो वाला रास्ता चूज़ किया रहता। तो इट्स लाइक द सेम। कोई भी डिसीज़न लो, रिग्रेट तो हर डिसीज़न पे होता है। शादी करना वाला सोच रहा है काश मैं कुँवारा होता, कुँवारा सोच रहा है कि काश मैंने शादी की होती। हुँ, जिसको लड़की है वो सोचता है कि काश मैं लड़का होता, जिसको लड़का है सोचता है कि काश बस लड़की होती, जिसके पास बच्चे हैं वो सोचता है काश ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है और उसके पास बच्चे नहीं सोच रहा है काश बच्चे होते। तो लाइफ़ वैसी होती है, ओके। रिग्रेट होता ही है। सो मैं जानना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म एक्चुअल में है क्या? क्या परिभाषा है? द रोड फॉर द लेस रिग्रेट। ओके। ऐसा हुँ, रास्ता जिसको चुनने के बाद पछतावे कम हों हुँ, और डिसीज़न खुद लेने की क्षमता बन जाना मतलब बुद्ध के रास्ते को अपनाना। क्योंकि कई सारे धर्मों में ये हो जाता है कि आपके डिसीज़न आप कर्मकांडों में आके लेते हैं। हुँ, आपको रास्ते दिखते हैं कर्मकांडों में, पर बुद्धिज़्म में आपको रास्ते दिखते हैं आपके निर्णयों में। क्योंकि वो कहता है कि कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो निर्णय किसको लेना पड़ेगा? तुम्हें लेना पड़ेगा। एक बात आप समझ सीख जाते हैं कि आप अपने डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं दे सकते हैं। राइट। ये बात आप बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद से सीख जाते हैं। हुँ, नॉर्मली लोग ये सीख नहीं पाते। हुँ, जो बहुत मैच्योर होते हैं इंटेलेक्चुअली वही समझते हैं अपने डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नहीं तो ज़्यादातर लोग अपना डिसीज़न किसी और के साथ से लेना चाहते हैं। हुँ, करेक्ट। तो जैसे आपने बताया कि खुद का डिसीज़न खुद से लेना, इस तरह से तैयार होना ये बुद्धिज़्म है, कर देता है खुद कर तैयार। देता है बुद्धिज़्म। सो लोग जो आजकल जैसे हम लोग कोई भी डिसीज़न लेना होता है, हम अपने आस-पास के लोगों से ही पूछते हैं, सलाह-मशवरा करते हैं, क्या ये गलत है? आजकल तो चैटजीपीटी से लेते हैं। ओके। यहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड किया है चैटजीपीटी से पूछ के। हुँ, वो राइट, खबर तो मिली ही होंगी। करेक्ट। एक व्यक्ति ने मेडिसिन्स चैटजीपीटी से पूछ के ली, हुँ, पढ़ा है। तो देखिए
डिपेंडेंसी बुरी बात नहीं है, ओके। पर कंप्लीट डिपेंडेंसी आपको विकलांग बना देती है। हुँ। आलस्य हमेशा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेके जाता है। तो कंप्लीट डिपेंडेंसी एक गलत बात है। सो खुद को कैसे कोई मजबूत करे कि अपने मन को कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए खुद को कैसे तैयार करें? कोई एक सामान्य मतलब अगर मैं ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिसीजन अपने आप से लूँ, तो मैं अपने मेंटल स्टेट पे या अ, बहुश्रुत सॉरी। बहुश्रुत ओके। जो अपने खुद के डिसीजन की क्वालिटी सुधारना चाहता है, उसने सबसे पहले अपने आप को बहुश्रुत बनाना चाहिए। बहुश्रुत मतलब कई लोगों का सुनने वाला। जिसको निर्णय लेना होगा, सबसे पहले उस निर्णय के कई सारे मत जानने की कोशिश करेगा वो। और ऐसा करते-करते एक समय इतना आ जाएगा कि वो खुद इतना मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि ओनली नॉलेज, पहले इन्फॉर्मेशन, फिर नॉलेज और नॉलेज से फिर अंडरस्टैंडिंग। समय लगता है अंडरस्टैंडिंग आने के लिए। आपको करेक्ट। समझना होता है, आप जो ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है। आपके इन्फॉर्मेशन को आपको नॉलेज बनाना होगा। आपके नॉलेज से फिर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपके रियल स्किल होंगे डिसीजन के साथ डील करने की। इसलिए बुद्धिज़्म 2 बातों पे बहुत बल देता है मैच्योर होने के लिए। एक तो परतघूस और दूसरी कल्याण मित्र। अर्थात कि हमेशा कई सारी बातें सुनते रहना, प्रवचन सुनते रहना, हुँ। नॉलेज हमेशा लेते रहना, और दूसरे हमेशा अच्छे सर्कल में रहना। ओके। अब क्योंकि अच्छा इंसान हुँ। कभी भी आपकी डिसीजन नहीं ले सकता। वो जानता है किसी और का डिसीजन लेना मतलब भविष्य में वो कल जाके मुझे ही बोलेगा। हुँ। तो अच्छे इंसान के साथ रह के आप खुद सीख जाते हैं, डिसीजन तो आखिर में मुझे ही लेना पड़ेगा। करेक्ट। मेरी लाइफ है, मुझे ही कैसे चलना है, आगे क्या पाना है उसके लिए ये म 2 तरीके की समझ होती है इसमें। ओके। एक, अच्छे लोगों के साथ रह के नॉलेज के बेस पे समझना, और एक दूसरा होता अपनी इच्छाओं को पूरी करने के जिद में सोचना कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे सोचना है। हुँ। जो ऐसा सोचेगा कि भाई मेरी लाइफ है, मैं ही करूँगा, मैं ही सोचूँगा, सिर्फ़ अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, वो इंसान एट द एंड उसका एंड बुरा होगा। जो अच्छे लोगों के साथ रह के समझेगा मैच्योरिटी के साथ कि मुझे सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ मेरी है। तो पहले लाइफ मेरी है, ये शब्द निकलने के पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे सोच समझ के लेना पड़ेगा। हुँ। कॉन्सिक्वेंस बुरे भी हो सकते हैं। राइट। ओके। सो सर्कल की जैसे आपने बात की, सर्कल में बहुत सारे हमारी जो जनरेशन है और हम मतलब हम जो सामान्य आपकी जीवन जनरेशन ओके। मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो निर्माण के रास्ते पे नहीं चल रहा है, अपना एक सामान्य जो जीवन है उसको जीने की कोशिश कर रहा है, उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारे दिमाग दिमाग में कई बार आता है कि संगत जो जैसे सर्कल का आपने बात की, तो सर्कल का असर तब पड़ेगा जब हम चाहेंगे। ये थॉट हमारे अंदर रहता है। नहीं। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप आप उस थोड़ा अच्छे सर्कल से में बताएँ। अगर रह रहे हैं, हुँ। तो आप क्या चाहेंगे वो बात खत्म हो गई। कि सर्कल में जब आप रहते तो आप क्या चाहेंगे बात खत्म हो गई। आप जो सर्कल चाहेंगे वो होगा आपके साथ, ओके। क्योंकि आप उस सर्कल में रह रहे हैं। अगर आप क्या चाहेंगे ये बात हुई तो आप किसी सर्कल में इस सर्कल में नहीं रहते। तो ये बात इंसान को समझना ज़रूरी है। सर्कल में आने के बाद आप क्या चाहेंगे, क्योंकि किसी भी टीम का किसी भी ग्रुप का पार्ट तभी बना रह सकता है जब व्यक्ति उसमें समर्पित हो जाता है, हुँ। वरना वो उस सर्कल से निकाल दिया जाएगा। वो कभी भी रिलेटिविटी देखिए, एक इंसान की एक इनेट फीलिंग होती है कि अगर वो सर्कल में रहना पसंद करता है तो वो चाहता है कि उसका रिलेवेंस उस सर्कल में हमेशा बना रहे। उसकी अहमियत उस सर्कल में हमेशा बनी रहे। वो हमेशा कनेक्टिविटी उस सर्कल के साथ फ़ील करना चाहता है, और वो कनेक्टिविटी उस सर्कल फ़ील करने के लिए वो सर्कल के लिए कुछ भी कर सकता है। हुँ। राइट। दैट्स व्हाई आई एम मंक। ओके। सो अ, स्टिल मंक, नॉट ओनली मंक, स्टिल अ मंक। ओके। सो जैसे आपने बताया कि सर्कल में अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपको आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। सर्कल जैसे चाहेगा आप वैसे करेंगे। तो हम सही सर्कल में हैं, ये कब हमको रियलाइज़ होगा? कब डिसाइड करें कि हम सही सर्कल में हैं या गलत सर्कल में? क्योंकि जब हम सर्कल में बैठते हैं, तो हमको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं तभी हम बैठ रहे हैं।
लेकिन वो चीज़ें एक्चुअल में गलत हैं, ये हमको कैसे जो रियलाइज़ेशन इंसान अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस देता है, ओके। वो इंसान कभी ये डिसाइड करने के लिए वो मैच्योर हो ही नहीं पाता कि मैं जिस सर्कल में बैठा वो सर्कल सही या गलत है। हुँ, जिस क्षण उसने विचार कर लिया जिस सर्कल में बैठा हूँ ये सही या गलत है, वो उस समय उस सर्कल से डिटैच होना शुरू हो जाएगा अपने आप। अटैचमेंट तभी हो सकता है जब इंसान अंधा होता है। आँखें आ गई तो अटैच नहीं हो पाता है इंसान। करेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता लग जाए कि जो महँगी वॉच आपने पहनी है एट द एंड रिटर्न वैल्यू ज़्यादा मिलेंगी नहीं उसकी। हुँ, इससे अच्छा वही पैसा बचा के कुछ और काम कर लूँ, तो उस वॉच को पहनने में मज़ा आएगा आपको? नहीं, सिर्फ़ पछतावा होगा यार इतने पैसे वेस्ट हो गए। जहाँ पे नॉलेज है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है तो अटैचमेंट कैसे वहाँ पे ग्रो करेंगी। करेक्ट। अगली बार शायद से पॉडकास्ट में आपको एक सस्ती वॉच पहन के आएँगे, इतने टॉन्ट सुनने के बाद। ओके। सो मेरा सवाल नेक्स्ट ये है कि अटैचमेंट जब होती है, लेकिन हम जो लोग सीखते हैं वो अटैचमेंट ही सीखते हैं। सीखते नहीं हैं अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट आपके अंदर इवॉल्व होते जाती है धीरे-धीरे। ओके। इंसान अटैचमेंट अगर अटैचमेंट सीखना पड़े तो अटैचमेंट होंगी ही नहीं। क्यों हुँ, सीखे कोई बात? जो बात सीखी जाती है वो बात कभी भी गहरी नहीं बन पाती। हुँ, तो अटैचमेंट सीखी नहीं जाती, अटैचमेंट होती है, किसी साथ रह के। ओके। सो अटैचमेंट जब इनबिल्ट होती है हमारे अंदर, तो डिटैचमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि डिटैचमेंट एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है और अटैचमेंट एक सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। कॉन्शियस प्रोसेस के लिए हमेशा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और इंसान एफर्ट्स डालना पसंद नहीं करता जब तक कि उसको उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और डिटैच तब होना चाहता है जब उसका कुछ लॉस हो रहा है, हुँ, बेनिफिट हो रहा है तब नहीं। तो ये रिडक्शन मेथड होती है अटैचमेंट। इसलिए व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। व्यक्ति हमेशा इंडक्शन एडिशन वाली मेथड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। इसलिए लव में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हुँ, क्योंकि उसमें उसको बेनिफिट मिल रहा होता है करेक्ट। और डालता भी है इंसान एफर्ट्स बहुत। हुँ, लेटर्स लिखेगा, कितना कुछ करेगा। ओके। सो आपके नज़रिए से प्रेम क्या है? बहुत लोग पूछ चुके हैं प्रेम क्या है? और हुँ, अगर मेरे हिसाब से अगर लोग प्रेम करते तो लोग संन्यास ले लेते हैं। ओके। पर फिर भी अगर कोई इंसान प्रेम करना चाहता है हुँ, तो आप कमिटेड रह सकते हैं कि नहीं। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ही इगोइस्टिक है हुँ, तो आप कमिटेड नहीं रह सकते। अभी अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देती है तो फिर आप कमिटेड रह सकते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कमिटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि अटेंशन, केयर ये सब समय के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। पर हुँ, कमिटमेंट ये आपका इंडिविजुअल फोर्स होता है, आपकी अपनी परवरिश होती है ये। इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कमिटमेंट। कमिटमेंट। ओके। जो लोग आजकल जिस तरीके से हम दिल्ली, नोएडा, एनसीआर या बड़े मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हैं, वो किस तरह से गलत है? वो जो जिस तरह से रह रहे हैं, आज यहाँ पर हैं, एक ए पर्सन के साथ हैं, कल बी पर्सन के साथ हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है, अमूमन देखने को मिलता है। ये कितना गलत है? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो गलत है, ओके। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो गलत नहीं है। इफ़ यू आर ओपन रिलेशनशिप में है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आजकल तो इतने प्यारे-प्यारे टर्म्स हैं ना, ऑर्बिटिंग, बेंचिंग, नैनोशिप। तो अगर तीनों लोगों को पता है, अगर उस रिलेशनशिप में 3 इन्वॉल्व है, 3 लोगों को पता है, तो गलत नहीं है वो। एटलीस्ट वो उस तरह की सफरिंग नहीं चाहते हैं, हुँ, है ना? वो इतना झूठ नहीं बोलना चाहते। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि मुझे किसी भी रिश्ते में ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जिसका इंटेंशन है रिलेशनशिप में, उसका रिलेशनशिप कैसा भी क्यों ना हो, थ्रीसम का हो या फिर सेक्सुअल का हो, सिक्सुअलिटी का कुछ भी हो। अगर सच्चाई के साथ वो किसी रिलेशनशिप को निभाना चाहता है, इवन ओपन रिलेशनशिप भी, देन इट इज़ ओके।
और जिस रिलेशनशिप में दोनों लोग होके भी बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है, वो कोई फ़ायदा नहीं रिलेशनशिप में रह के। ओके। सो आप कह रहे हैं कि जो लिव इन में और ओपनली कम्युनिकेट करके रह रहे हैं हुँ, कि भाई उसमें कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट झूठ बोले तो कई गुना अच्छा ना। अपना झूठा चेहरा दिखाने से अच्छा कि मैं तुम्हारे लॉयल हूँ, हुँ, उससे तो कई गुना अच्छा। मैंने एक बहुत प्यारा वीडियो देखा था कि देयर द कॉर्ड्रेट्स, मतलब 2 कपल्स रिलेशनशिप में हैं। 2 कपल्स, ओके। 2 पर्सन नहीं, हुँ, 2 कपल्स रिलेशनशिप में, तो 4 हो गए वो लोग। हुँ, उन्हें कितना उसने प्यारली समझाया कि मैं इसलिए कॉर्डेट में आया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे दिखावा नहीं करना है, इसलिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर ने वो रिलेशनशिप अपनाना चाहिए, बट थिंक ऑफ इंटेंशन उस चीज़ की। अगर जो चीज़ आप नहीं कर सकते तो ठीक है, पहले एक्सेप्ट कीजिए। ओके। आज के समय में लॉयल रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आप लॉयल नहीं रह पा रहे तो आप और नकाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे तो अपनी सेल्फ खो बैठेंगे, सेल्फ खो बैठेंगे तो आप हर तरह गलत काम करेंगे। विकास दिव्य कहते सब बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, हुँ, जिंदगी में एक तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका जिसको आपके बारे में सब कुछ पता नहीं, आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके साथ आप सच बोल सकें। इसलिए बुद्धिज़्म में बहुत प्यारा वर्ड बोला जाता है, सबसे सब जब उनकी चैंटिंग खत्म होती है तो हमेशा वो बोलते हैं, सहचित्त परियोदपनम। भगवान मैं सत्य के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, बाकी कुछ भी होता रहे, कुशल अकुशल, कुछ भी हो, बस सच का रास्ता ना छूटे। ओके। तो कई बार ऐसा होता है कई सिचुएशंस में अगर हम झूठ बोल देते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। क्या वो बोलना चाहिए या नहीं? सबसे पहले अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आपने वो कर्म कर लिया है। ओके। कर्म करते वक़्त अगर इतना नहीं सोचा तो अब सच बोलने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? कर्म करता सोचना चाहिए था कि इससे अगर इतना डिस्ट्रॉय हो सकता था, जब तुमको डर नहीं लगा, तो फिर सच बोलने के लिए क्यों डर रहे हो? क्योंकि सच तो ज़्यादा दिन तक छुपेगा नहीं। और किसी भी रिलेशनशिप में कई लोगों को पता होता है कि क्या चल रहा है। मैंने ऐसे कई सारे देखा है, उनको पता होता है ये कौन चीट कर रहा है, कौन चीट नहीं हुँ। कर रहा। पर कम से कम एक गर्व होता है कि यार ये इंसान सच बोलता है। कुछ भी करेगा पर झूठ नहीं बोलेगा, ट्रांसपेरेंसी रखेगा। ज़्यादा दिन तक आप कुछ छिपा नहीं सकते। और झूठ किस तरीके से बोला जा रहा है, किस चीज़ को छुपाने के लिए बोला जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके। तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है और झूठ बोला जा रहा है, नुकसान नहीं होना चाहिए झूठ से। ओके। नहीं, मतलब एक बड़ा नुकसान होने से बच रहा है। पर अगर किसी को अंधेरे में रखा रहे तो भी तो गलत है। हुँ, अंधेरे में कौन रहना चाहिए? ओके। किसी को अंधेरे में रख रहे हैं मतलब आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बुद्धदेव बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, झूठ बोलने में शर्म फ़ील होना चाहिए। झूठ बोलने में डर फ़ील होना चाहिए। झूठ बोलने में रिग्रेट फ़ील होना चाहिए। ये 3 गुण आप में होंगे, तब जाके आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। झूठ बोलना पड़ता है मानता हूँ, पर झूठ बेशर्मी से वाला इंसान कोई बोलते जा रहा है, उसको शर्म नहीं आती, भय नहीं लगता, वो इंसान के साथ रहना नहीं चाहिए। वो इंसान रहने लायक ही नहीं है, और वो इंसान नहीं है दरअसल, सही मायने में। वो सही मायने में साइकोपैथ है। वो सही मायने में नार्सिसिस्ट है, जो झूठ बोलने में शर्म नहीं दिखता। ओके। सो एक जनरल सवाल है मेरा कि जैसे हम ऑफ़िसेज़ में अमूमन जब भी हमको छुट्टी चाहिए होती है, वो एक झूठ अलग हो जाता है। मैं इसीलिए जनरल बिज़नेस सवाल फील्ड, बोल रहा हूँ। कोऑपरेटिव फील्ड जहाँ अ, पे सब पैसों के लिए एक-दूसरे के साथ है, हुँ, जहाँ पे लोग प्रॉफ़िट निकालने के प्रॉफ़िट लिए के लिए। एक-दूसरे के साथ है। हुँ, तो वो राज इंदौरी साहब का कितना प्यारा है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, हाँ। कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, हुँ, दीवारों पे लिखा है सच बोलो। घरों के अंदर झूठों की मंडली बैठी है हुँ, और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो ऐसी वाली बात हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ़ वो एक टैग बन जाता है। वहाँ पे जब सर कोई झूठा है, झूठों के बीच में क्या सच बोलोगे आप? हुँ। आपका ही शोषण होगा। तो ऑफ़िसेज़ में और मतलब शीशे के क्या घर में कपड़े नहीं बदले जाते। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये इंसान बड़ी गहरी बात कही है आपने कि जहाँ पे सारे ही लोग वैसे हैं, वहाँ अगर आप बोल रहे हैं और उसमें भी प्रॉफ़िट के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पे आपका लाभ ही है,
आप वहाँ पे जुड़े ही लाभ के लिए हैं, तो वहाँ पे चल सकता वहाँ है। पे सभी को पता होता है कि कौन कैसा है। करेक्ट, समझे? ओके। सो कॉर्पोरेट कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक सवाल और आता है, कॉर्पोरेट कल्चर में भाग-दौड़ जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, सारी पूरी दुनिया भाग रही है, कहीं दौड़ रही है, कहीं चल रही है, कुछ लोग रेंग रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। एक कोट आता है, एक फ़िल्म का डायलॉग है, हिरन और शेर वाला, हिरन हो या शेर हो, भागना तो पड़ेगा, क्योंकि शेर अगर नहीं भागा तो भूखा रह जाएगा, हिरन नहीं भागा तो मारा जाएगा। ये कोट आता है। तो हिरन हो या शेर हो, भागना पड़ेगा, लेकिन भागते-भागते बहुत सारे पॉइंट्स पे हम पर शेर खाने के लिए भागता है हुँ, और हिरन जान बचाने जान के लिए बचाने के भागता लिए। है। हिरन हर समय भागते नहीं रहता हुँ, और शेर भी हर समय भागते नहीं रहता। ये राइट। बात समझने लायक है। हुँ। पर इंसान हर समय भाग रहा है, हर सुबह समय से भाग लेकर रहा है। रात मैं वो तक। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इंसान हर समय भाग रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट। हिरन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है हुँ, और शेर सिर्फ खाना खाने के लिए। पर शेर का पेट भरेगा तो शेर भागेगा नहीं। हुँ, मनुष्य भी किस चीज के लिए भाग रहा है उसको पता होना जरूरी है। हर चीज के लिए भागता रहेगा तो जल्दी मरेगा। चीता भले ही सबसे फास्ट भागता होगा, हुँ, लेकिन उसको पता है अगर बॉडी हीट हो गई, हीट बढ़ गई तो जगह पे मर जाएगा उसी भागने के कारण। जो उसकी स्किल है वही उसके मौत का कारण बन जाएंगी। आपको पता होगा ना हुँ, कि चीता भागता है तो उसकी बॉडी भी उतनी गर्म होती है। बहुत भागने का तो उसको पॉज लेना पड़ता है, नहीं तो उसकी बॉडी हीट के कारण वो मर जाएगा। आज वही हो रहा है। आज अपनी हीट के कारण इंसान मर रहा है। उसके हीट के कारण उसके रिश्ते खराब हो रहे खराब हो रहे हैं। हैं। कंगारू, क्या बोलते हैं अपना खरगोश, हुँ, कितना भी जल्दी क्यों ना पहुंचे अपने डेस्टिनी तक, हुँ। पर बीच बीच में रुक रुक के जाता है। याद रखिएगा, तो लाइफ में पॉज़ लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। और जो लोग पॉज़ नहीं ले रहे हैं, वो भागे ही चले जा रहे हैं। जो लोग पॉज नहीं ले रहे उनके पास बचा क्या है बताइए ना आप। ना रिश्ता है, ना पैसा है। क्लब हो सकती है, पार्टीज हो सकती है, शराब हो सकती है और अफेयर्स हो सकते हैं, पर ह्यूमन की एक जो स्किल है, जिसके लिए इवॉल्व हुए, रिलेशन से कारण इवॉल्व हुए, ट्रस्ट कर सकते हैं। बस आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। एक मैंने बड़ी प्यारी शतरंज की एक मूवी देखी थी बहुत समय पहले, उसमें बड़ी प्यारी बात बोली थी। उसने वार्न किया था उसके प्रेमी को कि महल में वापस जाना मतलब ट्रस्ट करने की क्षमता खो देना। और जब इंसान ट्रस्ट करने की क्षमता खो गया, वो एक श्रापित जीवन जी रहा है। जो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, तब आप कुछ भी नहीं कर रहे जिंदगी में। और जब आप ट्रस्ट कर पाते हैं तो आप सब कुछ कर रहे हैं। ट्रस्ट इज द रियल कॉज ऑफ होप एंड एडमायरेशन। तो भरोसा, कई बार बोला जाता है, आप भरोसा जताना सीखिए, भरोसा करवाना सीखिए। लोग टाइम लगता है भरोसा भरोसे करने करवाना में। नहीं सीखना पड़ता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग भरोसा करते हैं। लेकिन बहुत सारे तो एक जो भरोसा करवाना चाहता है हुँ, वो इंसान वैसा नहीं है, इसलिए उसे दिखाना पड़ रहा है कि तुम मुझ पे भरोसा करो। करेक्ट। भरोसा हो जाता है तो अगर और जैसे भरोसा बहुत आसानी से हो जाता है, बस टूटने के बाद समय लगता है। Okay. सबसे आसानी से कुछ होता है तो भरोसा होता है। बहुत सारे लोग तो एक नकाब पहन के चलते हैं कि लोग उनको चाहें, उनको उन पर भरोसा करें, लेकिन अंदर से वो वैसे नहीं मिलते हैं, जब एक टाइम के बाद हमको पता चलता है। चावल हर कोई खाना चाहता है, राइट। खेती कोई नहीं करना चाहता हुँ, है ना? बात वैसी हो जाती है, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं ट्रूथफुल बनने के लिए, कॉन्फिडेंस लगता है, सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम अच्छा होना चाहिए। जिसने बचपन से अपने माता-पिता को झूठ बोलते हुए देखा है, वो कैसे क्या अपने सेल्फ वर्थ वो तो समझ गया ना कि बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। हुँ, तो जो जो समझ चुका है उसको और क्या समझाएँगे आप? उसको और कुछ समझाया नहीं जा सकता। हमने ये सीखा है कि भैया डंके की चो झूठ बोलना डंके की मतलब गलत काम भी करो, डंके की चोट पे गलत काम करो। जिसको रहना होगा वो रहेगा, कम से कम उसको ये तो विश्वास रहेगा मेरे साथ रहने का
कि भाई इंसान सच बोलता है। धोखा भी देगा तो मुझे सच बोल के धोखा देगा, और जो सच बोल के धोखा होता है वो धोखा नहीं होता है। हुँ, राइट। धोखा तब होता है प्रेम में जब इंसान आगे निकल चुका होता है, पीछे दूसरा इंसान पीछे रुका होता है उसके इंतज़ार में, वो सही मायने में धोखा है। ओके, म्यूचुअल मूव ऑन कभी भी ब्रेकअप नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके। सो एक इंसान को, एक सामान्य जो जीवन जी रहा है, मेरे जैसा इंसान है, उसे अपने जीवन में जो शून्य की हमने बात की थी इंट्रो में, हम बहुत कुछ पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी लग्ज़री लेकर आ रहे हैं। हमको लगता है कि जो कि इस आपके पास भी है। ओके। सो हमको लगता है कि शायद उससे हमें सुकून मिलेगा, लेकिन एट ऑफ द एंड जब हम बेड पे जाते हैं रात को सोचते हैं, नहीं सुकून आता है। वो सुकून सोचते वाली नहीं, नींद नहीं आती। नहीं आता है, ज़हन में आता है। कभी न कभी एक पॉइंट पे कभी आएगा। ना कभी आ जाता है और कभी ना कभी वो कभी ना कभी नहीं होता है। ओके। जब दुःख होता है, जब टेंशन होता है तब, उसे कभी ना कभी नहीं बोल सकते। रैंडम थॉट नहीं होता है शांति का। हुँ, शांति का थॉट कभी भी रैंडमली नहीं आ सकता है। सुख का थॉट रैंडमली आ सकता है, पर शांति का थॉट तभी आता है जब टेंशन हो। शांति की इच्छा नहीं करता है इंसान, शांति मजबूरी में वो चाहता है, याद रखिएगा। सुख हर कोई चाहता है, शांति हर कोई नहीं चाहता। तो ये फ़र्क होता है कि सुख रैंडमली आ सकता है, सुख का थॉट, और शांति का थॉट कभी रैंडमली नहीं आता है। अगर किसी के ज़हन में आ रहा है बार-बार शांति का थॉट। तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान हो गया है, ओके। थक गया है, हुँ, बस कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? हुँ? क्या चाहता है वो? ये सवाल पूछना चाहिए। सही में क्या चाहता है? तो ये जो मोह माया के पीछे को। मोह माया कुछ नहीं होता है। ओके। मोह माया कैसे बोलेंगे आप? क्यों बोलेंगे इसको मोह माया? आईफ़ोन होना, या हाथों में सोने की अंगठी होना, या कलाई पे महँगी वॉच होना मोह माया नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी हाथों की अंगठी एकदम से फेंक तो नहीं देंगे। करेक्ट। महँगी वॉच एकदम से किसी को दान दे तो नहीं देंगे, तो मोह माया नहीं है ये। ये आप चाहते, आपको पसंद है, अगर आप में क्षमता है करने की तो कीजिए, समस्या क्या है उसमें? अगर आप खुद को समय दे सकते हैं, खुद के लिए समय निकाल सकते हैं, रिश्तों को समय दे सकते हैं, रिश्तों के लिए समय निकाल सकते हैं, आराम से बैठ के खा सकते हैं और आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, रात में, दिन में कभी टहल सकते हैं, माँ के साथ आराम से बैठ बैठ सकते हैं, पिता को समय दे सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में लैम्बोर्गिनी हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा धन भी हो तो भी मोह माया नहीं कहलाती है, वो आपका पुण्य कर्मों का फल है और आपका अधिकार था उस चीज़ पे, इसलिए आपको मिला है। पर ना आप माँ को समय दे पा रहे, ना परिवार में किसी इंसान को समय दे पा रहे, और ये सब कुछ है, तब आपके लिए माया है, उन रिश्तों से बचने के लिए। उन रिश्तों का दुःख ना होने के लिए आपके लिए माया है ये बात। एक चीज़ छिपाने के लिए जब दूसरी चीज़ का सहारा लेता है तब वो माया बन जाती है। जब सब चीज़ अच्छी तरीके से चल रही हो तो माया नहीं है, तब वो मोह नहीं है। मैं ये समझता हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो शांति के लिए, क्योंकि मैं वापस से वहीं पे आ गया हूँ, शायद मैं उसी क्वेश्चन पे अटका हुआ हूँ। उसका मुझे मैं ऐसा आंसर लगता एग्ज़ैक्ट चाहता है हूँ। जो पैर के ऊपर पैर करके बैठा हो और जिसके हाथ में महँगी घड़ी हो और सोने की अंगठी हो, उस इंसान ने शांति की बात ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। शांति की बात उस पे ज़्यादा अच्छी लगती है जो कर्ज़ के तले दबा हुआ हो, संसार में, हुँ। सन्यास में नहीं। जिसके रिश्ते ठीक प्रकार से चल नहीं रहे हो, तब उस शांति की बात करे तो अच्छा है। क्योंकि वो बैठेगा भी ऐसे तरीके से कि वो शांति चाहता है ना? पोस्चर बदल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई चाहता है तो? वाक़ई में। अगर इतना सुख होने पर भी अगर वो शांति चाहता है, तो इसका मतलब वो खो चुका है। उसको लाया नहीं जा सकता। उसके लिए बातें सिर्फ़ बातें होंगी। उसमें अहंकार इतना मज़बूत है, या इतना इग्नोरेंस में, अविद्या में गिरा है कि उसको वापस लाया नहीं जा सकता आसानी से। क्योंकि वो छोड़ नहीं पाएगा। शांति के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। शांति त्याग से शुरू होती है और सुख प्राप्ति से, दोनों अलग-अलग है। तो जिसने त्याग करना सीख लिया, वही शांति प्राप्त वही कर शांति सकता प्राप्त कर सकता है, आप ऐसा कह रहे हैं। है। अभी
कहा जाता है कि अगर आपको शांति नहीं मिल रही है तो आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। स्पिरिचुअली मेडिटेशन में क्या करता है इंसान? समय का त्याग करता है। मेडिटेशन पे ऐसे नहीं बैठ सकता इंसान, कोई बैठ सकता 10 मिनट, 10 मिनट तक नहीं बैठ पाता। तो वहाँ पे वो बड़ा त्याग सीखता है, तब जाके मेडिटेशन कर पाता है। इसलिए मेडिटेशन में से लोग डरते हैं, अगर वो ट्रेन नहीं होंगे तो। ओके, आध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ऐसे इंसानों को। अध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। आजकल का अध्यात्म तो धर्म से थका हुआ इंसान करता है। जो धर्म से थक गया है वो अध्यात्म में जाना चाहता है। बताइए आप। जैसे अध्यात्म मतलब क्या कहना चाहता है वो, किस कैसी परिभाषा करता? जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति आज तो तक धार्मिक होगा, अगर सही मायने में आध्यात्मिक है तो वो। पर ये धार्मिक लोग अध्यात्म की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी धर्म में नहीं गिरना चाहते हैं। पश्चाताप ये है कि जो आध्यात्मिक होगा वो आज नहीं तो कल धर्म में प्रवेश करेगा, किसी न किसी एक धर्म का चयन करेगा, उस धर्म के पूरे सिद्धांतों में, उस धर्म के पूरे कल्चर्स में, नॉर्म्स में, ट्रेडिशन में वो लिप्त होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और होगा ही होगा। आध्यात्मिक कभी भी ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता इंसान। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी ना कभी एक धर्म से वो लिपट ही जाएगा। और जो लोग धर्म में होने पर अध्यात्म की ओर आ रहे हैं, उनका क्या बताएं? मतलब वो कभी कॉन्शियस थे ही नहीं अपनी बातों को लेके प्रॉपर, उनको प्रॉपर वे नहीं मिला, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, समझाने वाला नहीं मिला, समझने वाला नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों को समझाने वाला और समझने वाला मिल गया, वो इंसान को अध्यात्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझने वाला और समझाने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अध्यात्म में आता है, फिर अध्यात्म से धीरे धीरे धर्म की ओर जाता है। सो अगर कोई इंसान वाकई में अपनी अध्यात्म की यात्रा को शुरू करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप। उसको संसार में दुख देखता आना चाहिए, तब जाके उसे निर्वाण का, मोक्ष का अहमियत होगी। अगर उसे दुख का बोध नहीं है तो उसके लिए वो बस एक फैशन होगा, बस और बस फैशन। मालाएं गले में, हाथों में ब्रेसलेट्स, कुछ लिबास, ये हो जाना। अध्यात्म की सही शुरुआत, भारत में जो अध्यात्म की परंपरा शुरुआत की है, किन लोगों ने की है? राजाओं ने, राजकुमारों ने, जिनके पास बड़े बड़े ओहदे थे, बड़े बड़े राज्य थे या गणराज्य थे, उन लोगों ने अध्यात्म के सही मायने में शुरुआत किया। वो लोग सही मायने में प्रिजर्व कर पाए, क्योंकि वो देख चुके थे इतना इतना धन होने पर भी, इतना पैसा होने पर भी संसार में जीवन में दुख है। तो दुख का बोध होना पहले आवश्यक है, दुख देखते आना बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ में जब कोई महिला बैठी हुई दिखती है, जब कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिखता है, जब कोई दुख में तड़पता हुआ दिखता है, जब कोई रिश्तों की व्याकुलता से घिरा हुआ दिखता है, वो दिखना चाहिए उसे, तब जाके वो अध्यात्म में शुरू कर पाएगा। वरना उसका अध्यात्म भी दूसरों का धर्मगुरु बनने की खोखली इच्छा से युक्त हो जाएगा आगे जाके। ओके, आजकल हर जगह अध्यात्म ही चल रहा है, सोशल मीडिया से लेके और चीज़ों तक जो भी चल अध्यात्म रहा है नहीं हमारे चल सामने। रहा है। तमाम बाबा। भारत में जिस तरह के बाबा है, मैं वहीं पहुँच उसके रहा हूँ। आधार पर आप कैसे कह सकते कि अध्यात्म चल रहा है? हुँ, लेकिन जिस तरह के बाबा फेमस है, वो बताता है कि वो लोग अध्यात्म नहीं चाहते। जिस तरह के बाबा ट्रेंडिंग में रहेंगे, वो बताता है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, फैशन किस तरह का चल रहा है, तो फैशन ही बोलिए। दे वांट पुकीनेस, दे वांट ओजी। आज की यूथ सेंस ऑफ ह्यूमर वाले, बस जेनजी, बस अध्यात्म नहीं चाहिए। उनकी बात को एक्सेप्ट करने वाला धर्मगुरु चाहिए, या उनकी बातों को एंटरटेन करने वाला पोकी चाहिए उनको कोई। अगर वो सही में चाहते आज की, तो सबसे पहले इस देश के लोगों में सभ्यता आती, सिविक सेंस आता है। धर्म के कारण पहले सिविक सेंस आता है लोगों में, याद रखिएगा। धर्म का सबसे बेसिक जो वर्क होता है सोशली एज अ लेवल ऑफ सोसाइटी, उसमें सिविक सेंस ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वही आपको दिखता है बुद्धिस्ट कंट्रीज में, कि बुद्धिज्म धर्म की बातें करता है,
धर्म से आगे सद्धर्म की बातें करता है। इसलिए बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में सिविक सेंस देखिए आप, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे सामने तो जो हमारे से मतलब है कि जो नई जनरेशन आ रही है, उनके सामने तो यही अध्यात्म की परिभाषा को दिखाया जा रहा है। नहीं, ये तो एंटरटेन कर रहे हैं ना उनको। हुँ। उनको उनके इमोशंस को एंटरटेन कर रहे हैं, उनके माइंड को एंटरटेन कर रहे हैं। इससे ये नहीं कि वो आध्यात्मिक हो रहे हैं। और उनके पास देखिए ना किस तरह की यूज़ जाती है। एक 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ। एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म और दूसरा ग्राउंड ग्राउंड लेवल का। ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल के पास कौन जा रहा है, वो देखिए और इंस्टा पे कौन सुन रहा है, वो देखिए। दोनों अलग-अलग बातें हो है आज के समय में। जो पुकी बाबा को सुनते होंगे, वो इंस्टाग्राम पे कभी उनसे मिलने जाते नहीं या फिर बस पुकी ट्रेन। और जो जाता है, वो कौन है? कहीं की बहू है, कहीं की सास है, कहीं की सवाल भी कैसे पूछ जाते हैं पुकी बाबा, उसको देख लीजिए ना। तो फिर तो आज के समय में सही गुरु को कैसे चुना जाए? ये बड़ा सवाल है। जो इमोशंस की बात करेंगे, ना कि कर्मकांड की। जो व्यक्ति के मन की बात करेंगे, ना कि धर्म ग्रंथों की। जो व्यक्ति एफर्ट्स की बात करेंगे, ना कि पूजा पाठ की। जो व्यक्ति कहेंगे कि सम्मान करो, किसका सम्मान करो? तो अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का और अपने से छोटों का। वो व्यक्ति सही गुरु है सही में आज के इसमें। तो प्रेमानंद महाराज हैं मथुरा वृंदावन में, हुँ। वो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं, लोगों को इसलिए आप आगे उनको सही गुरु के रूप में देख पाते हैं ना? सॉरी? इसलिए तो आप उनको सही गुरु के रूप में देख पाते हैं। हुँ। तो क्या वो सही दिशा में लेके मैं कौन होता हूँ उनको सही तय करने वाला? ये आपका मन तय करता है कि आपको वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। हुँ। ये आपका मन तय करता है कि आपकी बातें उनकी बातें आपको कहीं लग रही है कि नहीं कि ये सही मार्ग है या नहीं है। मैं नहीं होता तय करने वाला। इन सारी अभी तक हमने जो कन्वर्सेशन की है, इसमें एक चीज़ मुझे मिस लग रही है, जो हमारी छूटी है, ईगो। इसमें शुरुआत में आपने भी ज़िक्र किया था ईगो का। हम कोई भी काम करते हैं, उसमें हमारी ईगो कब आ रही है बीच में, ये हमको कैसे पता लगेगा? जहाँ पे आप सिर्फ़ अपनी ज़िद पूरा करना चाहते हैं और अपनी ज़िद के लिए आप सामने वाले को हर्ट भी कर सकते हैं। ये लक्षण है कि आपका ईगो है। जहाँ पे आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, ये लक्षण है कि आपका क्या है? ईगो है। जहाँ पे आप किसी का मशवरा सुनना नहीं चाहते, ये है कि आपका ईगो है। ओके। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? ईगो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता नॉर्मल लाइफ में, ओके। क्योंकि व्यक्ति को छोटे की छोटी चीज़ भी मिली, तो उसे उसका भी ईगो होता है। हुँ। अगर आपको सही में ईगो खत्म करने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो भी मिले, उसको हर लोगों में या आपके साथ जो भी है, उसमें बाँटने का मन होना चाहिए उस चीज़ को, कि मुझे मिला ये सभी को मिलना चाहिए। ऐसे भाव वाले व्यक्ति में ईगो कभी भी गहरी रूट्स नहीं ले पाता है। जो मिला उसे बाँटने का भाव होना चाहिए। जैसा मुझे मिला है वैसा सबको मिलना चाहिए या मुझसे अच्छा मिलना चाहिए। ये भाव। सो कई बार ऐसा होता है कि जब ईगो आ जाता है, तो सेकंड जो पर्सन होता है, वहाँ से जलन, ईर्ष्या कह सकते हैं, उसके भाव भी देखने को मिलते हैं। ईगो आ जाता है तो दूसरे पर्सन से ईर्ष्या होती है। नहीं, दूसरे पर्सन मतलब कहीं न कहीं हमारे अंदर जब की दूसरे वाले को कुछ प्राप्त होता है और वो आपको नहीं मिल रहा, तब हुँ, जलन आता है। आपके साथ में कोई व्यक्ति है हुँ, और उसको मिल रहा है वो चीज़ और आपको नहीं मिल रहा है या उसको ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। हुँ, जब कंपैरिज़न आता है कि उसको वो मिला मुझे ये नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तब जेलसी आती है। ओके, चाहे वो रिश्तों की हो, पैसों की हो, ये किसी सक्सेस की हो या किसी भी चीज़ की, हुँ, वहाँ ईर्ष्या होती है। जहाँ पे आप वो चाहते हैं जो उसको मिला। हुँ, जब दूसरों की वस्तु दिखती है तब आपको आती है जेलसी। इस ईर्ष्या को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस ईर्ष्या को ख़त्म करने के लिए 2-3 तरीके हैं ख़त्म करने के। सबसे पहले
उसका पुण्य है वो, मेरा पुण्य नहीं है। हुँ, जो इंसान को मिलता है उसके कर्मों के आधार पर, उसके पुण्य के आधार पर मिलता है। फिर दूसरा थॉट आ सकता है, अरे वो तो पापी इंसान है, माइंड कनिक है। हाँ, तुरंत बोले था माइंड, अरे क्या वो तो पाप कर्म करके कर सकता है, ठीक है उसकी स्किल है, पर क्या मैं पाप कर्म कर सकता हूँ? मैं भी पाप कर्म करके ही प्राप्त करूँ क्या? ये सवाल खुद से आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे मिलेगा, और मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मुझे नहीं बोलेंगे। नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। जहाँ पे आप खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ठीक है मेरे इसमें नहीं है ये, शायद से ज़िंदगी में मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। आप जब देखते हैं ना हुँ, लोगों को, कि कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है जिनको ज़िंदगी भर मेहनत करनी है। कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि जिनको छोटी मेहनत करने पर भी जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ले लो। हुँ, कुछ लोगों को एक बार पढ़ के क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। कुछ लोगों को 10 बार पढ़ना पड़ता है, हुँ। और कुछ लोगों को होता ही नहीं लर्न। आपको समझना है कि मेरी कैपेबिलिटी कौन-सी है, और मेरी कैपेबिलिटी अगर वो है, तो मुझे समझ जाना होगा कि मुझे एफर्ट ज़्यादा करने हैं। ये बेहतर तरीका है ईर्ष्या को खत्म करने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, का, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ की कैपेबिलिटीज़, सेल्फ का पोटेंशियल पता होने से ही आप दूसरे को उसके साथ कंपेयर नहीं करते खुद को। ओके, तो क्या ईर्ष्या को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? नहीं, ना ईर्ष्या को पूरे से खत्म किया जा सकता, ना हेटनेस को। हाँ, जब तक आप एनलाइटेंड नहीं होते हैं, जब तक आपका माइंडसेट वैसा नहीं बन जाता, तब तक के नहीं। तब तक नहीं कर सकते। और कुछ लोग बचपन से ही पेरेंटिंग के कारण ईर्ष्या वाले बन जाते हैं, हुँ, हेटनेस वाले बन जाते हैं, गुस्से वाले बन जाते हैं पेरेंटिंग के कारण। सो दे नीड टू, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, हील करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रॉमा बाउंड हो चुके हैं इसलिए। ऐसे किया जा जैसे सकता है? कि उनके बच्चे बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, वो जेलस जल्दी फील करते हैं, जिनके माँ बापों ने निर्णय खुद लिया है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो फील करेंगे ना, उनको फ्रीडम नहीं मिली तो जल्दी जेलस फील करेंगे। भाई भाइयों में जल्दी हो सकती है, जैसे हमें सिबलिंग राइवलरी हुँ, साइकोलॉजी में। तो ये सब पेरेंटिंग कारण होता है, ये समझना पड़ता है कि मुझे नहीं मिला इसलिए मुझे वो हो रहा है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी। ओके। सो कर्मा की जब हम बात कर रहे हैं कि वो उसका कर्म है, तो उसके चाहे वो पाप कर्म है या अच्छा कर्म है, उसका पुण्य है, वो उसको मिला है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। लेकिन एक धारणा ये भी ये बनती है। सोचने वाला बुरा इंसान है। ओके, अच्छे के साथ अच्छा होता है, और क्या? अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं कि बुरे हाँ, अच्छे के साथ बुरा होता है। लेकिन एक धारणा ये भी बन रही है कि अच्छे के साथ ही क्यों बुरा होता है? वही तो बोला ना, ये हाँ, सोचना बुरा होता है, ओके। कि ये लोग सोचते हैं कि अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा होता है। दरअसल जो ये सोच रहा है, ये तो अपने आप को तो अच्छा मान रहा है। हुँ, दूसरी बात, जब उसके साथ बुरा हो रहा है तब भी सोच रहा है, और जब उसके साथ अच्छा हो रहा है तब क्या सोच रहा था वो? तब कहाँ पे गया वो? हुँ, जब उसके साथ अच्छा हो रहा था, ज़िंदगी भर तो बुरा होता नहीं उसके साथ, किसी भी इंसान के साथ। लोक धर्म है, भगवान कहता है कि लोक धर्म है। लोग भगवान कहते हैं 8 बातें हर इंसान को देखनी पड़ती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुःख, हर इंसान को देखना होती है। कुछ को कम समय के लिए देखनी पड़ सकती है, कुछ को ज़्यादा समय के लिए। तो जब उसके समय बुरा है तब वो सोच रहा है हुँ, कि अच्छे के साथ बुरा होता है। तो 2 बातें यहाँ पे, कि वो खुद को बहुत अच्छा मान रहा है, और दूसरा कि बुरे समय जब उसके साथ बुरा तभी सोच रहा है। जिस दूसरे को देख रहा है, उसको वो बुरा मान रहा है। कितना कनिंग माइंड है कि जिसके साथ उसको बुरा मान रहा है, उसको उसके समय में उसकी बुरी आदत दिख रही है, पर ऐसा नहीं है। उसका समय अभी है, ऐसे से अच्छा हो रहा है। तुम्हारा समय जब आएगा उसमें तो अच्छा होगा, समय बदलता रहता है, लोक राइट। धर्म है, तो है ना? आप वैसा तो नहीं कल्पना कर सकते कि नहीं, जब आपका बुरा हो रहा है पूरी दुनिया की दुनिया दुखी रहे। हुँ, इनडायरेक्टली ये चाहता है ना कि जब मैं दुखी तो पूरा संसार दुखी रहे, ऐसा नहीं है। हर एक का समय एक समय नहीं आता है। इवन इस पृथ्वी पे भी कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात होती है। करेक्ट। अब ये तो नहीं, ये पूरी पृथ्वी पे दिन है क्या? पृथ्वी गोल है, पर फिर पूरी पृथ्वी पे है क्या दिन इस समय? नहीं, कहीं पे रात है, कहीं पे सुबह है, कहीं पे शाम है। तो ऐसा ही होता है। अब ये बोलेगा कि देखो हम बुरे लोग हैं इसलिए हमारे इसमें रात, हम अच्छे होने पर भी हमारे इसमें रात है, वो लोग बुरे होने पर भी उनके यहाँ पे दिन है। अब यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात होंगी शायद से। राइट। तो अभी कंपेयर करें इस चीज़ को? नहीं ना।
ओके। कहते ना, धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग ऋतु आए फल होए। तुम्हारा काम बाग सींचना है, फल तो ऋतु होने पर ही आएगा ना। उसी प्रकार आपने कर्म बो दिए तो आएगा, और जो दुख आया वो भी आपके कर्मों के कारण आया है, तो फिर क्यों किसी और को देख रहे हैं? ओके। सो बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ बाग सींचते ही रहते हैं। हम्म? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाग उसको सींच ही उनको रहे। लग रहा है कि वो बाग सींच रहे हैं। ओके। एक तो पानी डालना भूल गए, या बीज बोना भूल गए, या गलत समय पे उन्होंने, या गलत बीज बोया है गलत भूमि पे। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है क्योंकि वो भूमि अच्छी है ऑरेंजेस का प्रोडक्शन के लिए। हर जगहों पे ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है, कुछ कुछ भूमियाँ उसी तरह के प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है। तो वो पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा बगीचा लगा रहे हैं, है ना। हर जगह पे हर तरह का बगीचा नहीं लगा सकते, आपकी मूर्खता के लिए आप जिम्मेदार है उसमें, है ना। मच्छी से आप बोल नहीं सकते कि जमीन पे आके दौड़ करे, और जमीन पे आके दौड़ करे जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष ही करते रहेंगी, जीत नहीं मिलेंगी। राइट। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अवेयर नहीं है लोग, स्किलफुल नहीं है, अपनी स्किल्स के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए ज़िंदगी भर भोगते रहते हैं वो लोग। ओके। तो जो लोग इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं वो निकलने के लिए अब फँसे क्या हुए नहीं है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा उनके डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है। हम्म। एक बार सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है तो डिज़ायर अपने आप छूट जाएँगे कि ये मेरे लायक ही नहीं है। हम्म। अब वो कितने अच्छे फेमस स्टार थे अपने वेस्ट के, अमेरिका के, जिन्होंने द मास्क मूवी की है। देखिए पर आइडन इतने इतने फेमस स्टार होने पर, ऑस्कर मिलने पर भी आइडन ने वो लाइन छोड़ी और आर्ट में चले गए। तो होता है, कई बार साल लग जाते हैं खुद जानते-जानते। लगता है कि मैं इस फ़ील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ। कई सारे लोगों ने अपनी अच्छी-अच्छी बिज़नेस लाइन छोड़ के, अच्छे तरक्की थे, अच्छा कमाते थे। कुछ लोगों ने स्टेबल जॉब छोड़ के किया है। समझ गए ना कि स्टेबल जॉब होके फ़ायदा नहीं है, हमारा ये है ही नहीं, हम इसके लिए बने ही नहीं है। सेम, जब आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपके डिज़ायर से, हम्म। वहाँ पे आप मुक्त होते हैं। जब आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से, वहाँ पे आप फँसे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध से एक ब्राह्मण पूछते हैं ना कि क्या इंसान को घसीट के लेके जाता है? बुद्ध कहते हैं इच्छा इंसान को घसीट के लेके जाता है। घसीट के लेके जाता है। ये बात बहुत सुंदर है कि घसीट के लेके जा रही है। आप अपनी इच्छा के कारण घसीटते-घसीटते जा रहे हैं, चल के नहीं जा रहे। इसलिए बुद्ध ने तृष्णा को दुःख का कारण कहा है। ओके। सो हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए या डिजायर्स की जो हमारी सीमा है उसको कम करना चाहिए? विदाउट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिज़ायर की सीमा अगर वो कम भी करता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हम्म। जैसे प्रेम में कई बार लोग हो जाते हैं। राइट। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट चीज़ होती है। ओके। अगर जैसे बहुत सारे लोग, मैं अपनी ही बात कर लूं तो कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मैं ध्यान लगाना शुरू कर देता हूँ। हुँ। क्या ये तरीका ठीक है? जो इंसान सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन के समय में ध्यान लगाता है उसका ध्यान लग नहीं सकता, पहली बात। ओके। कैसे क्या ध्यान लगेगा? वो कहते हैं ना, दुःख के समय सुमिरन करे हर कोई, सुख के समय सुमिरन करे ना कोई। जो सुख के समय सुमिरन करे सो दुःख काहे कोई। हम्म। वो मेडिटेशन से आता ही नहीं होगा, जो दुःख के समय मेडिटेट करने की कोशिश करता होगा। मेडिटेशन तो पहले सुख में सीखा जाता है ना? बरसात जब आती है, देखो बरसात के समय में आप अपनी कवेली की झोपड़ी ढक नहीं सकते हैं। बरसात आने के पहले कवेली की झोपड़ी ढकना पड़ता है। उसी प्रकार ये हैबिट्स, ये प्रैक्टिस पहले सीखनी पड़ती है। फिर बाद में जब दुःख आता है तब आपको काम आती है इन हैबिट्स का। सेविंग पहले होती है, बाद में वो मुसीबत के समय काम आता है। करेक्ट। पहले सेविंग करनी पड़ेगी। आपके पास तो है, अच्छी वॉच रखी है। मुझे लगता है आज मैं अच्छा खासा ट्रोल होऊंगा, हो चुका हूँ। एक वाक्य आता है, अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। इस सिद्धांत को अपने जीवन में हम कैसे अपना दीपक कैसे बने? सबसे पहले तो अपनी शरण बनो बोलते हैं बुद्धिज़्म में, ज़्यादातर वो है। हम्म। अपनी शरण खुद बनो, किसी और पे डिपेंडेंट मत हो। ये इसका भावार्थ है। तो किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है? ये बात भी इंसान को डिफाइन होना चाहिए, और एब्सोल्यूट भी
फ्रीडम नहीं हो सकती है, ये बात भी इंसान को समझना होना। तो यहाँ पे जो बोला है ना अत्ता शरण, खुद की शरण बनो, तो उसमें बुद्धिज़्म कह रहे हैं अपने इमोशंस को खुद देखना सीखो। अपने थॉट्स को खुद देखना सीखो, तब आप अत्तदीपक होंगे, है ना? अगर आप अपने दिए को जलाने के लिए किसी और का इंतज़ार करें, कोई और आके तेल डालेगा तो नहीं चलेंगे ना। आपका दिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अत्तसरण तब इंसान बन सकता है जब खुद के इमोशंस को देखना सीख गया, खुद की इमोशंस के प्रति अवेयर होना सीख गया, खुद की फीलिंग्स के प्रति अवेयर होना सीख गया, रिकॉग्नाइज़ करना सीख गया। तो खुद के बॉडी के प्रति जो अपनी डाइट का ध्यान रखता है, उसे डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना नहीं पड़ता, डॉक्टर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जो अपने इमोशंस का ध्यान रखता है, उसे थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अत्तासरण वो खुद ही बन गया। It's just it means just being aware of your own emotion, recognition, acceptance. That is a mindfulness. That's why mindfulness सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है बुद्धिज़्म में। मंक, बुद्धिस्ट मंक और माइंडफुलनेस ये सिनोनिम्स है एक तरीके से। आजकल बहुत सारे लोग, और मैं तो कहूँगा सारे ही लोग, लगभग 99% लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। बौद्ध मनोविज्ञान के माध्यम से वो खुद में उन इन सारी चीज़ों में बेसिकली कैसे सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले उनको अपने परसेप्शन में चेंज लाना होगा। चेंज शुरू होगा, पर चेंज आएगा बहुत बाद में। ओके। ये बात समझने की ज़रूरत है। चेंज करना शुरू होगा, करना पड़ेगा उनको, पर उसको समय लगेगा। तो सबसे पहले परसेप्शन, उसके बाद उनको ध्यान देना होगा उनके संकल्पों पे कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर संकल्प के बाद उन्हें किस तरह का कम्युनिकेशन रखना है, किस तरह का वर्बली एक्टिव रहना है, ये होना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो किस तरह के लाइवलीहुड अर्थात बिजनेस या इनकम सोर्स में इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद उसके लिए वो किस तरह का एक्शन नहीं करेंगे। फिर उसके लिए उसके बाद वो उसको लेके माइंडफुल रहना होगा और फोकस रहना होगा। फिर उसके बाद उनका परसेप्शन पूरी तरह डेवलप हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता, एक लंबा समय बिताने के बाद वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसने वो लंबा समय किस तरीके से बताया होगा, जैसा चाहे वैसी बात है, जैसा चाहे वैसा कम्युनिकेशन, जैसा चाहे वैसा परसेप्शन, कोई लिमिट्स नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। जब जैसा प्रॉफिट मिला उसके लिए वैसे एक्शंस दे देना। जब अपने आप को इंसान बांध के नहीं रखता है, तब इंसान भटकता है। अगर आपको रास्ता पता है तो गूगल मैप्स की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको रास्ता पता नहीं और फिर भी आप गूगल मैप्स का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप रिस्क ले रहे हैं और आप भटकेंगे ही, चिड़चिड़ करेंगे ही। तो जो लोग अभी गूगल मैप का भी सहारा नहीं ले रहे हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? कैसे सुधार करना चाहिए? जो गूगल मैप्स का हेल्प नहीं ले रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान में लिसनिंग कैपेसिटी खो देता है। उसको समझाया नहीं जा सकता। जब वो भटकेगा, तब वो अपने आप समझ जाएगा। तो फिर उसको भटकने ही दो। ओके। लेकिन जो अब भटकना नहीं चाहता है या हमारा जो पॉडकास्ट देख वो लिया है, अपने आप किसी के पास चला जाएगा। ओके, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा वो। निकाल जाता है, मिल जाता है, क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस होता है वैसे अलर्ट मोड पे होता है ना? जैसे गरम चाय पीते वक़्त व्यक्ति अपने आप फूँक-फूँक के पीता है, वैसा। आप तो शायद स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते होंगे। नहीं, मैं तो टपरी की चाय पीने वाला आदमी इंसान हूँ। शायद से वही पैसे जमा कर के आपने वॉच ली है। ओके। सो मैंने एक क्लिप देखा था और मेरे अंदर जिज्ञासा जागी थी कि मुझे ये सवाल ज़रूर करना है। आपने कहा था, हमारा मानना है कि आत्मा अजर और अमर है, आपका। मेरा। हमारे शास्त्रों में जिस तरह से हमने पढ़ा और हमें बताया गया, हमने देखा, आत्मा अजर और अमर है। लेकिन आपका एक रील देखा, उसमें आप बोल रहे हैं आत्मा अमर नहीं है। मैंने ये कहा ही नहीं होगा, मैंने ये कहूँगा आत्मा ही नहीं है। ओके।
हम लोग आत्मा पे बिलीव नहीं करते, हम मानते ही नहीं, मानते हैं कि आत्मा समान कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग आत्मा को मानते हैं, वो लोग मूर्ख हैं। जो चीज़ दिखती नहीं, जो चीज़ अनुभव नहीं होती, जो चीज़ प्रूव नहीं है, जिस चीज़ को कभी अनुभव नहीं किया, जिसके कारण कुछ हो भी नहीं रहा, उस चीज़ को लोग मान रहे हैं। और जिसके कारण बहुत कुछ हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। वो है उनका मन। मन आत्मा को मानने से अच्छा अपने मन को देखना शुरू करो, मुझे लगता है। ओके। लोग लेकिन आत्मा को देखने के पीछे मन को देखना भूल गए। और आपके जीवन में दुःख आपकी आत्मा के कारण नहीं आ रहा है, आपके मन के कारण आ रहा है। तो जब दुःख मन के कारण आ रहा है, तो मन को देखो ना, आत्मा की क्या आवश्यकता? तो हमारा शरीर किससे चल रहा है? हमें ये बताया जाता है कि हमारे अंदर आत्मा है, जब वो निकल 10th जाएगी तो क्लास हमारा में आपको बायोलॉजी नहीं था? सॉरी? 10th क्लास में आपको बायोलॉजी नहीं था? हाँ, 11th 12th में भी बायोलॉजी नहीं था? हाँ, 11th-12th में तो नहीं था, लेकिन हाँ, 10th। अच्छा, ड्रॉप किया था आपने बायोलॉजी? हाँ, मैंने बायोलॉजी का। पर 10th में तो पढ़ा होंगे आपने हाँ, हाँ। कि कैसे बॉडी चलती है? हुँ। तो फिर नहीं, मुझसे मैं क्यों पूछ मैं रहे हो? साइंस के नज़रिए से नहीं, मैं अध्यात्म के नज़रिए से तो जब जानना साइंस फैक्चुअल बात कर रहा है, तो आप फैक्ट को क्यों डिनाइ करना चाहते हैं? अगर आप फैक्ट को डिनाइ करना चाहते हैं, इसका मतलब आप इग्नोरेंस पे करना चाहते हैं। व्हाई यू वांट टू डिनाइ फैक्ट्स? वो ये नहीं समझ रहा कि आप धर्म के लिए फैक्ट्स को, अरे वो फैक्चुअल बातें कर रहा है साइंस, फिर भी आप फैक्ट को डिनाइ करना चाह रहे हैं। जब आप फैक्ट को डिनाइ करना चाह रहे हो, तो मैं कुछ भी बताऊँ, फिर मान लीजिए कि आसमान में उड़ता घोड़ा भी है। इफ यू रियली वांट टू डिनाइ द फैक्ट्स, साइंस फैक्चुअल बात कर रहा है ना, कि विदाउट फैक्चुअल बात कर रहा है? फैक्चुअल कर रहा है। फिर और वो उनके पास है, जवाब है कि शरीर कैसा वर्क कर रहा है। अगर जवाब नहीं होता, तो ठीक है, धर्म का सहारा लेते हैं, मान लेते हैं भाई आत्मा है। अगर साइंस बता रहा है कि बॉडी कैसे चल रही है, देन व्हाई देयर इज़ अ नीड टू कि भाई बिलीव कोई आत्मा है। अगर आपको फैक्ट पे ही बिलीव नहीं है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर क्योंकि जब शरीर बीमार, आप पूछ रहे हैं कि शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा से चल रहा है। फिर भी शरीर बीमार होने पर क्यों आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक की मेडिसिन ले रहे हैं? छोड़ दीजिए फिर। मतलब कितना कनिंग माइंड है। लेता बीमार होने पर लेता है एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन्स, या फिर हुँ। जड़ी-बूटी लेता है। तो जब आत्मा अजर-अमर है, उस पे किसी चीज़ का असर पड़ता नहीं है, तो फिर क्यों ले रहे हैं मेडिसिन्स वगैरह? आत्मा नहीं होती आपके हिसाब से। अगर इतना सब बोलने पर भी आपको अभी भी लग रहा है आत्मा है, तो फिर मेरा बोल के फ़ायदा क्या है? तो फिर खुश रहिए अपनी कपोल कल्पित कहानियों में। सो हम लोग हमारा मानना है, मेरा मानना पर्सनली, मैं अपने पे बात कर रहा हूँ, और हुँ। कि आत्मा है, शरीर में आत्मा रहती है, और आत्मा जब चली जाती है तो शरीर जो है निराधार हो जाता है। हुँ। क्या ये प्रोसेस सही है, मेरा जो सोच रहा हूँ? आत्मा गोरी होती है या काली होती है? देखी नहीं, छोटी होती है या बड़ी होती है? नहीं पता। आत्मा फ़ील कैसे होती है? आत्मा कहाँ पे रहती है शरीर में? ये सब बातें आपको नहीं पता होने पर भी आप आत्मा में बिलीव करते हैं। और साइंस जो इतना बता रहा है बायोलॉजिकली, फिज़ियोलॉजिकली, बायोलॉजिकल केमिस्ट्रिकली, फिज़ियोलॉजिकल केमिस्ट्रिकली, बायोलॉजिकल फिज़ियोलॉजिकली, उसको नहीं मान रहे फिर भी। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन्स आर। They are more lean towards their beliefs, even though they are not factual knowledge, even not experience. तो फिर आत्मा है ही नहीं। तो फिर ये बात आती नहीं कि आत्मा शरीर छोड़ के जाती है। ओके। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा अशांत है और उसे तुरंत शांति चाहिए, तो उसे क्या कुछ ऐसा करने से मिल सकता है तुरंत शांति? अगर उसका मन अशांत है मटेरियलिस्टिकल प्रॉब्लम के कारण, हुँ। तो वो शांत नहीं हो सकता। अगर कोई आपत्ति उस पे, कोई सामने से मारने के लिए आ रहा है, एक तो वो अपनी जान की चिंता छोड़ दे, जो डिज़ायर है वही छोड़ दे उस समय में, या फिर से ध्यान हटा दे, वैसा। पर और एक बहुत अच्छा वे है, अपनी ब्रीथ पे फ़ोकस करें। ब्रीथ ब्रीथ का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। पर देयर इज़ नो वे कि आप अपने दुःख से निकल जाएँ। व्याकुलता आई है, इसका मतलब आप पहले कर चुके हैं जो करना था।
वो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या आइदर करना एक्सेप्ट करके, उसके कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करके ही आप अपने आप को शांत कर सकते हैं कि मैं कर चुका हूँ, अब ये मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इंस्टेंट उसे क्या प्रोसेस करना चाहिए? एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड को काम करे, ब्रीथिंग लेके अच्छे से, हुँ। लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ जैसा उसको लगे, या पॉजेस वाली ब्रेथ, या जो क्रंच में जो ब्रेथ लेती है वैसा लेके करे, और फिर माइंड से एक्सेप्ट कर ले उस बात को कि आई कांट एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम नाउ एट दिस मोमेंट। सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि समय का थोड़ा अभाव है। सो आपके पास जाते-जाते मैं चाहूँगा कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे किस चीज़ को लेके? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए? आज के समय में स्टेबिलिटी सिर्फ रिलेशनशिप के कारण आ सकती है, पैसे के कारण नहीं आ सकती। सो एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं। क्योंकि ट्रैवलिंग आप आधा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में भी किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। पर अकेले जाके क्या करेंगे? किसी को साथ में लेके जाइए। और क्या कर सकते हैं? बाकी हर चीज़ तो इंसान कर ही रहा है। पैसा कमा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, घूम रहा है, दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है, पब्स जा रहा है, क्लब्स जा रहा है। बस क्या नहीं कर पा रहा है? अपने बॉन्ड और रिलेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा। ना माता के साथ, ना पिता के साथ, ना भाई के साथ, और ना ही अपने पत्नी के साथ। तो ये स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, बाकी हर चीज़ आप कर सकते हैं। सिरी जी, आपकी बातें बड़ी कमाल की हैं और वाक़ई में 1 घंटे या डेढ़ घंटे का समय पता नहीं लगा मेरे को और मेरे पास समय का अभाव है। लेकिन आपसे कनेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? मुझसे कनेक्ट रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे बनते सिरी सिवली ये पेज फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे अगर आपको एकदम ट्रेडिशनल प्रवचन सुनने हैं जो कि आपको बोर हो सकते हैं अगर आप धार्मिक फील्ड से नहीं हैं, तो यूट्यूब चैनल अरियोखंती इसको फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा इंटरेस्टिंग मसालेदार सुनना है तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हेन सिरी सिवली। सो हमारे साथ थे सिरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जीवन में हम गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सोच कर हम बढ़ रहे हैं, वो शायद हमको नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या सही रास्ता है और हम कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़रूरी है। झूठ बोलने से बचना चाहिए, सत्य के रास्ते पे चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसी के साथ आप अपने रिश्तों को मजबूत करिए, जिससे कि आप जीवन में जो शून्य आपके पास है, उसको भर सकेंगे। सो कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, ये भी बताइएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। खास तौर से ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ, जो लोग अभी भी अपने शून्य को भरने के लिए रास्ते की तलाश में। सो कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ देखते रहिए योग चरण। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।